ऑलराइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी डिस्कशन शुरू करते हैं जी। पिछली क्लास में जो क्वेश्चंस हमने किए थे उसी डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ क्वेश्चंस अभी रह गए थे, तो मैंने सोचा पहले हम ये डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस और फ्लैग करके रखे हुए हैं। वो क्वेश्चंस फिर हम मिलके उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट मैं आपसे शेयर कर दूंगा, इसमें जो भी मेरी वर्किंग है वो आपको मिल जाएगी। आई सजेस्ट, ये सारे अच्छे सवालात हैं, आपको ये सारे क्वेश्चंस खुद भी अटेम्प्ट करने चाहिए। Okay, this is going to be question number 1 for the video. लिखा हुआ है, three identical cells, each of electromotive force E and internal resistance R are connected as shown. अच्छा, अब ये सर्किट ना मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, कंफ्यूजिंग है मेरे लिए, क्योंकि मुझे तो आदत है इस तरह के सर्किट्स की जो ऐसे वर्टिकल बन रहे हों। तो मैं इस सर्किट को ना थोड़ा सा ऑल्टर कर लेता हूँ। ये वाला ई और ये वाला जो रेजिस्टर आर है, ये एक दूसरे के साथ सीरीज में लगे हैं, और ये वाला जो ई है ना, ये मैं यहाँ से उठा के इधर ले आऊंगा, और ये जो आर है मैं यहाँ से उठा के इधर ले आऊंगा। दैट मीन्स मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन में सर्किट बनाऊंगा कुछ इस तरीके से। ये दोनों ईएमएफ्स और दोनों रेजिस्टर्स मैंने एक दूसरे के साथ सीरीज में लगा लिए। फिर ये वाला पॉइंट है एक्स, ये वाला पॉइंट है वाई। ये देखिए, ये रहा एक्स और ये रहा वाई। फिर इनके साथ ये वाला एक रेजिस्टर इस तरह से अटैच्ड है, और फिर इस रेजिस्टर के साथ एक बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अटैच्ड है और एक पॉजिटिव अटैच्ड है। तो मैंने उस सर्किट को थोड़ा सा ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ कर लिया रादर देन साइडवेज। दिस हैज अ रेजिस्टेंस आर, दिस हैज अ रेजिस्टेंस आर, दिस हैज अ रेजिस्टेंस आर। इसका ईएमएफ है ई, इसका ईएमएफ है ई, इसका ईएमएफ है ई। अच्छा, अब जहां भी ईएमएफ्स और पोटेंशियल डिफरेंस की बात होती है, एक सर्किट बनाया होता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अप्लाई होगा। किरचॉफ के वोल्टेज लॉ की इक्वेशन जरा आपको लिख के दिखाते हैं। लेट्स से दिस इज हाउ द करंट विल फ्लो इन दिस सर्किट। तो हमारे पास ये जो दो ऊपर ईएमएफ्स लगे हुए हैं, ये दोनों ईएमएफ्स जिस तरह सेल्स को अटैच होना चाहिए उसी तरह अटैच्ड हैं। दैट मीन्स नेगेटिव के साथ पॉजिटिव अटैच्ड है, और इस वाले सेल के पॉजिटिव के साथ जाके ये नीचे वाले का नेगेटिव अटैच्ड है। तो इस लूप के अंदर हमारे पास तीन ईएमएफ्स हैं, एंड ऑल द ईएमएफ्स दे आर एक्टिंग, दे आर अटैच्ड इन सच अ वे दैट दे असिस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर ये वाला सेल ऐसे उल्टा लगा होता ना, तो फिर यहाँ पीछे से जो करंट आता है वो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से रिपेल होता, तो फिर ये वाला ईएमएफ हम यहाँ सर्किट में नेगेटिव इंक्लूड करते। लेकिन क्योंकि ये वाला ईएमएफ उसका नेगेटिव टर्मिनल करंट के रास्ते में है, नेगेटिव टर्मिनल तो यही करता है ना कि वो करंट को अपनी तरफ पुल करता है, इसीलिए मैंने तीनों ईएमएफ्स को पॉजिटिवली ऐड किया। लेट्स से सर्किट में करंट आई फ्लो कर रहा है। इक्वेशन की लेफ्ट साइड के ऊपर हम सारे प्रोड्यूसर्स रखते हैं, प्रोड्यूसर्स मतलब जो ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इक्वेशन की राइट साइड पे हम वो सारे कंज्यूमर्स का वोल्टेज रखते हैं। कंज्यूमर मतलब वो बैटरीज जो वोल्टेज को इस्तेमाल करती हैं। तो करंट आई है जो पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है। एक रेजिस्टर है स्मॉल आर, इसका वोल्टेज होगा आई इंटू आर। फिर एक दूसरा रेजिस्टर है ये वाला जिसको मैंने यहाँ पर्पल से सर्कल किया है, इसका करंट है आई, रेजिस्टेंस है आर। फिर ये अगला वाला रेजिस्टर है, इसका करंट है आई, रेजिस्टर है आर। दैट गिव्स अस 3E इक्वल्स टू 3IR। 3 और 3 कट जाता है, तो पता चला कि हर सेल का ईएमएफ जो है ना, वो करंट इनटू रेजिस्टेंस के बराबर है। करंट इनटू रेजिस्टेंस के बराबर है। ओके, नाउ ट्राई टू आइडेंटिफाई टू पार्ट्स ऑफ दिस सर्किट। आपसे कहा जा रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई। एक्स से लेके वाई के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। जो मैंने पिंक से हाईलाइट किया ना, सिर्फ इस रास्ते में देखें कितने ईएमएफ्स हैं। दो ईएमएफ हैं, ई प्लस ई इक्वल्स टू वोल्टेजेस कितने हैं, आई आर प्लस आई आर, और हमसे कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट एक्स वाई, तो हम उस वोल्टेज को कह देते हैं वी एक्स वाई। दैट वुड गिव अस 2E इक्वल्स टू 2IR प्लस वी एक्स वाई। यहाँ से E जो है ना वो है आई आर के बराबर, तो 2 इंटू आई आर, और इधर है 2 इंटू आई आर प्लस वी एक्स वाई।
ये 2IR वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 2IR माइनस 2IR इक्वल्स टू VXY। VXY का मतलब है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो एक्स और वाई के दरमियान में है। दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, आगे आंसर आता है VXY इक्वल्स टू 0। तो करेक्ट आंसर शुड बी 0। We take a little break here and see if everything made sense to you people. All right. Chalo, let's move on to the next question. This is question number 2 for the video. It says 3 batteries and 3 identical resistors are connected in a circuit PQR as shown. अब ये सर्किट देख के भी मुझे बड़ी अजीब फीलिंग आ रही है, तो मैं सर्किट को भी फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। रिकंस्ट्रक्शन में कोई मसला नहीं है, एज लॉन्ग एज करंट का एक ही रास्ता है, हम तार को जिधर मर्जी बना सकते हैं। ये है 9.6 वोल्ट्स, इसके साथ ये एक रेजिस्टर है, ओके, और इधर एक और रेजिस्टर है ये वाला जिसको मैं अब रेड से शेड कर रहा हूँ, मैंने इधर बनाया है। फिर इसके साथ एक पॉजिटिव टर्मिनल अटैच्ड है एक सेल का, बैटरी का 8.4 वोल्ट्स। फिर यहाँ से ऐसे हम आ जाते हैं, ये एक पॉइंट है आर, पॉइंट आर के बाद हमारे पास एक सेल फिर से लगा हुआ है, यह है 6.3 वोल्ट्स का। फिर इसके बाद हमारे पास एक रेजिस्टर है, ओके, ये रहा रेजिस्टर, और फिर ऐसे अटैच करते हैं। ये था पॉइंट पी, ये था पॉइंट क्यू। उन्होंने हमें कहा है आइडेंटिकल रेजिस्टर है, तो लेट्स से सबकी रेजिस्टेंस है आर, आर और आर। हमसे कह रहे हैं व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड क्यू। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये पी और क्यू के दरमियान में क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ओके, लेट्स सी हाउ दिस शुड बी डन। हम एक सर्किट कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, इसमें लेट्स से करंट ऐसे फ्लो करता है, ओके। बड़ी बैटरी थी ना, तो मैंने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक सर्किट बनाया है। अब देखें, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है। अगर यहाँ से करंट फ्लो होता हुआ आएगा, इट विल बी पुशिंग थ्रू दिस पॉजिटिव टर्मिनल। इसका मतलब है कि ये वाली जो वोल्टेज है ना, ये मुझे नेगेटिव लेना चाहिए, ये वाला ईएमएफ नेगेटिव लेना चाहिए, क्योंकि जो करंट की डायरेक्शन मैंने बड़े वाले सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है, वो वाली करंट की डायरेक्शन इस 8.4 वोल्ट से अपोज हो रही है। क्योंकि हम पॉजिटिव आ रहे हैं ना, तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ तो जाता नहीं है। लेकिन अगर इफ इट इज बीइंग पुश्ड थ्रू दिस बैटरी, तो इसका मतलब यह है कि ये बैटरी 8.4 वोल्ट्स उस आने वाले करंट में से खुद ही कंज्यूम कर लेगा। ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है, करंट नेगेटिव की तरफ फ्लो करना चाहता है। इसका मतलब है ये 6.3 इज एक्टिंग टू असिस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, so दिस ईएमएफ शुड बी टेकन एज पॉजिटिव। तो हम एक इक्वेशन लिखते हैं, दैट इक्वेशन विल इन्वॉल्व 3 EMFs, ई प्लस ई प्लस ई, एंड ये प्रोड्यूसर्स वाली साइड है, ये दैट मीन सर्किट के अंदर जो सारी ईएमएफ प्रोड्यूस करने वाली डिवाइसेस हैं उनके ईएमएफ्स लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, और कंज्यूमर्स दैट मींस रेजिस्टर्स, लैंप्स, उनकी रेजिस्टेंसेस या उनके वोल्टेजेस हम राइट साइड पे लिखते हैं। 3 है, तो वी आर लिख देता हूँ मैं अभी। 9.6 शुड बी टेकन एज पॉजिटिव, लेकिन 8.4 शुड बी टेकन एज नेगेटिव, क्योंकि वो बैटरी उल्टी लगी हुई है ना। पॉजिटिव और पॉजिटिव इकट्ठे आते हैं, तो उनमें से वो एक सेल दूसरे सेल को अपोज करता है, इसलिए एक का ईएमएफ नेगेटिव रखा जाता है। फिर यहाँ पर है 6.3 इक्वल्स टू, लेट्स से करंट आई फ्लो कर रहा था, सारे रेजिस्टर्स एक जितने हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 into IR, ओके। 9.6 minus 8.4, let me just calculate that. 9.6 minus 8.4 plus 6.3, okay, 7.5 equals to 3 IR. तो यहाँ से हमें पता चलेगा IR will be equal to 7.5 divided by 3, 2.5 volts. That tells us that एक रेजिस्टर के अंदर 2.5 वोल्ट्स इस्तेमाल होते हैं, ओके। एक रेजिस्टर्स में 2.5 वोल्ट्स इस्तेमाल होते हैं। अब मुझे चूंकि सिर्फ ये P और Q के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना, यही उसने कहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। तो आप ये करें कि P से लेके Q के दरमियान में देख लें क्या क्या चीजें लगी हुई हैं। P से लेके Q की वाली जो जो रास्ता है, सिर्फ इतने रास्ते में देखें क्या क्या मौजूद है। 9.6 एक ईएमएफ मौजूद है, और हमारे पास एक IR वाला वोल्टेज है, और P से लेके Q के दरमियान जो वोल्टेज है वो है, वो हमें फाइंड आउट करना है।
तो 9.6 IR हमने पीछे निकाला, 2.5 है वोल्टेज अक्रॉस पी क्यू। 2.5 यहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 9.6 माइनस 2.5, दैट शुड गिव यू 7.1 इक्वल्स टू वोल्टेज बिटवीन पी एंड क्यू। तो करेक्ट आंसर 7.1 होना चाहिए। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, देखते हैं कि मेरी बातें अभी तक समझ आई हैं आपको या नहीं। All right, here is the next question. This is going to be question number 3 for the video. Let's see. Question number 3. This says the diagram shows an electric pump for a garden fountain connected by an 18-meter cable to a 230 volts main electric supply. ठीक है. The performance of the pump is acceptable if the potential difference across it is at least 218. 218 वोल्ट मिले इसको और करंट हो 0.83 एम्पेयर्स। मतलब ये 230 वोल्ट्स में से 218 यानी कि 12 वोल्ट कहाँ गए? ये जो वायर्स हैं लंबी लंबी, इनमें भी तो इस्तेमाल होना है ना वोल्टेज। इसका मतलब है जाने वाली तार में 6 वोल्ट और आने वाली तार में भी 6 वोल्ट अवेलेबल होने चाहिए, बिकॉज दिस वायर, द मोटर एंड दिस वायर, दे आर ऑल अटैच्ड इन सीरीज विद ईच अदर। सीरीज में अटैच होने का मतलब ये है कि वोल्टेजेस तो फिर शेयर हो जाते हैं। मैं इस सर्किट को जरा अपनी आसानी के लिए रिकंस्ट्रक्ट करता हूं, देखिएगा। ये है मेरा वो 230 वोल्ट्स मेन सप्लाई। ये आने वाली वायर है जिसकी रेजिस्टेंस मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। फिर ये मोटर है, फिर ये मोटर के साथ ये वो वाली वायर है जिसकी रेजिस्टेंस मैंने दिखाई है। वो रेजिस्टेंस अभी हमें पता ही नहीं है। ओके, लेकिन ये जरूर पता है कि इसमें 6 वोल्ट, इसमें 218 वोल्ट और इसमें 6 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो एडअप करके 230 आएगा ना। ओके, इन सब में करंट एक जितना ही है, 0.83 एम्पेयर्स। हमसे कहते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस पर मीटर ऑफ, यानी इन रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। वो रेजिस्टेंस कैसे निकाली जाएगी? दैट्स वेरी इजी। V इक्वल टू आई आर होता है। हमें पता चला कि एक तार में ना 6 वोल्ट इस्तेमाल हो सकता है, करंट है 0.83, तो एक वायर की रेजिस्टेंस हमें यहाँ से पता चल सकती है। Let's see, 6 divided by 0.83, the answer comes out to be 7.23 ohms. अगर एक तार की इतनी है तो दूसरी की भी इतनी ही होगी। हमसे कह रहे हैं रेजिस्टेंस पर मीटर, रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय लेंथ। तो आने वाली तार की रेजिस्टेंस हमें पता चल गई 7.23, और लेंथ देखें कितनी है जी। एक जाने वाली तार की भी 18 मीटर्स है, आने वाली तार की भी 18 मीटर्स है। आप इसको 18 से डिवाइड कर लें, 7.23 डिवाइड बाई 18, यू एंड अप गेटिंग 0.4016। सो यू राउंड इट ऑफ टू 0.40 ओहम्स पर मीटर। सो करेक्ट आंसर आपका ए होना चाहिए फॉर सच अ क्वेश्चन। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ का मतलब है कि रेजिस्टेंस निकालो और फिर उस रेजिस्टेंस को लेंथ से डिवाइड कर दो, दैट्स इट। ब्रेक लेते हैं, देखते हैं क्या मेरी ये वाली बात समझ आई है आपको या नहीं। All right, hopefully next question will be a little more challenging than this one. Let's see what this says. Question number 33. This says cell X has an EMF of 2 volts. अच्छा, ये सेल है जिसका EMF है 2 volts. Internal resistance है 2 ohms. Internal resistance सेल के साथ सीरीज में लगती है। Cell Y has an EMF of 1.6 and an internal resistance of 1.2. These two cells are connected to a resistor of resistance 0.8. अच्छा जी, व्हाट इज, ये तो बहुत आसान है यार। अच्छा जी, कितनी लूप्स हैं? एक ही लूप है तो एक ही करंट होना चाहिए हमारे पास। लेट्स कॉल दैट आई। आप देखें ये जो बैटरी का सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, दिस विल बी पुशिंग द करंट अवे, बट यहाँ से ये वाला जो सेल है ये उस वाले आने वाले करंट को रेजिस्ट करेगा। इसका मतलब है दिस 1.6 हैज टू बी नेगेटिव। ओके, अब EMFs हमारे पास हैं दो, E प्लस E इक्वल्स टू, रेजिस्टर हैं 3, I इंटू 0.8 प्लस I इंटू 2.0 प्लस I इंटू 1.2। ठीक है जी, एक EMF है 2 और दूसरा है -1.6। आई होप ये माइनस वाली बात अब क्लियर हो चुकी है।
0.8i into 2i into 1.2i, that gives you 4i, I think. मेरी कैलकुलेशंस प्लीज साथ साथ चेक करते जाया करें और कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो जाए. 2 minus 1.6, that gives you 0.4. उसके बाद हमें एक करंट चाहिए आई, तो ये जो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड कर लिया जाएगा. You end up getting 0.1 amperes. तो करेक्ट आंसर ए होना चाहिए. That was kind of easy. I'm not stopping to get your response for that. ये try करके देखते हैं. Let's see what this is. Question number 35. It says a power supply and a solar cell are compared using the potentiometer circuit. Okay. The EMF produced by the solar cell is measured on the potentiometer. All right. ये है जी एक potentiometer. इस पूरे सर्किट को पोटेंशियोमीटर सर्किट कहते हैं. अच्छा. Potentiometer wire is 100 centimeter long and has a resistance of 5 ohms. अच्छा जी. इस वायर की रेजिस्टेंस है 5 ohms. The power supply has an EMF of 2 volts and the solar cell has an EMF of 5 millivolts. 5 millivolts. Which resistance R must be used so that the galvanometer reads 0 when PS equals to 40? अच्छा जी, जब ये वाली लेंथ है 40, ओके, उस वक्त ये गैल्वेनोमीटर 0 रीड करना चाहिए. वो हमसे कहते हैं कि बताओ इस R की क्या वैल्यू होनी चाहिए. अच्छा, you need to understand that this R and this entire wire, they are both attached in series with each other. They are attached in series with each other. Okay, हमें ये R निकालना है. Isn't this kind of a potential divider circuit? Potential divider circuit. Of course it is. अगर इस वक्त गैल्वेनोमीटर 0 रीड कर रहा है इसका मतलब ये होगा कि यहाँ P से लेके S तक की लेंथ में 5 मिली वोल्ट वोल्टेज था, तभी गैल्वेनोमीटर 0 रीड करता है. जब पैरेलल में एक जितना वोल्टेज हो तो कोई करंट फ्लो नहीं कर सकेगा इन दिस सर्किट, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर विल शो यू 0 वोल्टेज, सॉरी 0 डिफ्लेक्शन. अब हम थोड़ा सा सिंपल रेशो यूज कर सकते हैं. लेंथ पी एस के अंदर वोल्टेज इस्तेमाल हुआ है 5 मिली वोल्ट, तो लेंथ पी क्यू के अंदर कितना वोल्टेज इस्तेमाल होगा? लेट्स कॉल दैट एक्स. लेंथ पी से एस तक, पी से एस तक की लेंथ थी 40 और पी से क्यू तक की लेंथ है 100. मैं सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ. दैट गिव्स मी 100 into 5 divided by 40. 10 times 5 is 50. 50 divided by 4 is 50 divided by 4 is what? 15 millivolts. तो पता ये चला कि जो पूरी तार है P से लेके Q तक, इसमें 15 मिलीवोल्ट इस्तेमाल होंगे. अब 20 वोल्ट में से 15 इसमें इस्तेमाल होने हैं, तो R की कितनी रेजिस्टेंस होगी? ये हम बड़ी आसान. रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर V1 इज 8 वोल्ट्स. ये है 8 वोल्ट्स, यानी ये बैटरी का टोटल EMF 8 वोल्ट्स है. एंड द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर V2 इज 1 वोल्ट. ओके, V2 पे 1 वोल्ट है, इधर 1 वोल्ट आ रहा है. ठीक है. व्हाट आर द रीडिंग्स ऑन द अदर वोल्ट मीटर्स? V3 और V4 की रीडिंग हमें निकालनी है. ये 8 वोल्ट है और इन दोनों की, ठीक है, पता ये चल रहा है कि इस वाले रेजिस्टर को 1 वोल्ट मिलता है. ओके, और हमसे कह रहे हैं ये V3 निकालो और ये V4 निकालो. ठीक है. बैटरी का टोटल वोल्टेज है 8 वोल्ट्स. अच्छा, अगर हमें टोटल करंट पता चल जाए, हम कोई वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं. लेट्स से ये है 10 ओम्स के रेजिस्टर्स हैं सारे. अगर तो ये दोनों मिला के हो जाएंगे 20 वोल्ट्स के, सॉरी 20 ओम्स के, और इसके क्रॉस ये 10 ओम है, और 1/10 प्लस 1/20 इक्वल्स टू 1/R. तो 10 और 20 का एलसीएम है 20, और इधर है 2, इधर है 1, 1/R. R इक्वल्स टू 20/3, दैट इज 6.7 वोल्ट्स. अच्छा जी, इनको मिला के मिले हैं 6, इनकी मिला के रेजिस्टेंस है 6.7 ओहम्स, नॉट वोल्ट्स, ओहम्स. फिर उसके साथ ये एक सीरीज में लग रहा है, तो और ये भी एक सीरीज में लग रहा है, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी 26.7
ओहम्स। तो टोटल करंट हमारे पास आ जाएगा V इक्वल टू आई आर। वोल्टेज है 8, करंट हमें पता नहीं है, रेजिस्टेंस हमें पता है, टोटल है 26.7। तो करंट दैट फ्लोज इट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 26.7, 0.3 एम्पेयर आ रहा है, ठीक है। और अगर जहाँ पीछे से टोटल करंट आ रहा है 0.3 एम्पेयर्स, तो V3, ओके, यहाँ से भी 0.3 एम्पेयर्स गुजरेगा। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, दैट गिव्स अस 3 वोल्ट्स। इसमें 3 वोल्ट्स हैं टोटल, तो वी थ्री जहाँ पर 3 वोल्ट्स हैं, आंसर तो बी होना चाहिए, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें V3 जो है वो 3 वोल्ट्स है। बट स्टिल वी कैन ट्राई, V4 निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, टोटल 8 वोल्ट्स था, उसमें से जो सीरीज में रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, 8 वोल्ट्स में से इसको 3 वोल्ट्स मिला, इसको भी 3 वोल्ट्स मिल गया, तो 6 वोल्ट्स इधर कंज्यूम हो गया। इसका मतलब है ये जो पार्ट रिमेनिंग है, जिसको मैं यहाँ रेड से सर्कल कर रहा हूँ, इसको मिला के टोटल 8 में से 2 वोल्ट बाकी मिलेंगे। ठीक हो गया। तो ये जो V4 है ये अलग एक ब्रांच है, और ये जो नीचे वाले हैं ये अलग एक ब्रांच है। तो इसका मतलब ये होगा कि पैरेलल में तो वोल्टेजेस सेम रहते हैं। दैट टेल्स अस V4 इज गोइंग टू बी 2 वोल्ट्स, और वोल्टमीटर रीडिंग V4 कम्स आउट टू बी 2 वोल्ट्स। तो करेक्ट आंसर तो बी ही होना चाहिए। अच्छा, इसमें से तो अभी तक कोई इशू नहीं है किसी को? सेंड मी अ मैसेज टू लेट मी नो। वी विल कम बैक टू द क्वेश्चन जो इससे पिछला वाला था, वील गेट बैक टू दैट इन अ मिनट, मे बी विद अ फ्रेशर पर्सन। All right, here is the question that is at hand. थोड़ा सा let's just clean it up. अच्छा, 40 इस लेंथ के अक्रॉस यहाँ पर 5 मिली वोल्ट है। ओके, जो सारी डिटेल्स यहाँ नीचे दी हुई हैं। गैल्वेनोमीटर 0 रीड करता है, तो हमें पता चल गया कि 100 into 5 is 500 divided by 40. I will check all of my calculations. Let's see, 500 divided by 40, that is 12.5 millivolt. अभी तक तो ठीक है। इस वायर में 12.5 millivolts यूज हुआ है, तो दैट मेक्स इट 0.0125 वोल्ट्स। एक दो तीन, ओके। दैट मीन्स आर में कितना कंज्यूम हुआ होगा? दैट इज गोइंग टू बी 2 minus this value, 2 minus 0.0125, 1.9875 volts. Okay. Now we need to find out the value of R जिसकी वजह से ऐसी वोल्टेज की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। ठीक है, R की वैल्यू इस सर्किट में पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट होता है, जिसकी रेजिस्टेंस आप निकालना चाहते हैं उसी का वोल्टेज आप ऊपर रखते हैं, लेकिन फिर R 2 दफा आ जाएगा, इसलिए मैं दूसरा तरीका चूज करता हूँ। 0.0125 इक्वल्स टू, जिसका वोल्टेज ऊपर रखा है उसी की रेजिस्टेंस ऊपर रखते हैं, और वो उन्होंने हमें बताया है वायर की रेजिस्टेंस है 5, 5 डिवाइड बाय 5 प्लस आर, और सर्किट का टोटल वोल्टेज है 2 वोल्ट्स। ये 2 यहाँ के डिवाइड होगा, 0.0125 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, डिवाइड बाय 2 नहीं करते, अगर हम उधर ही 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.0125 into 5 plus r equals to 5 into 2 is 10. चलो next, 0.0125 into 5, that gives me 0.0625 plus 0.0125 r equals to 10. अब ये 0.0625 दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 10 minus 0.0625, that gives me 9.9375, and 0.0125 gets divided with it. 9.9375, 0.0125. Finally, that gives me the right mathematical answer, 795 ohms. That should be the correct answer. Basically, I was missing out on a correct mathematical step, which maybe I wasn't focusing enough. That's on me totally. But the process that we were following, that was absolutely right.
Okay, let's take a little break and see if everything's okay so far or not. अभी कह रही है सर व्हाई आर वी डूइंग 5/5 + r × 2? पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट का फॉर्मूला ना बेटे, पोटेंशियल डिवाइडर का, जिसका वोल्टेज निकालना होता है उसी की रेजिस्टेंस हम ऊपर रखते हैं, टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं। याद आया पोटेंशियल डिवाइडर? क्योंकि ये सीरीज सर्किट है ना, जिसको मैं यहाँ पर ब्लू से हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये देखो। सही है। इसमें से हमें इसका वोल्टेज पता चल गया था 0.0125, पी से लेके क्यू वाली वायर थी। 2 में से मैंने माइनस किया तो आर का वोल्टेज पता चल गया। ठीक है, लेकिन मैं वो आर का वोल्टेज वाली वैल्यू यूज नहीं कर रहा था, पी से लेके क्यू तक की वोल्टेज की वैल्यू यूज की थी, 0.0125। ठीक है वीर? चलो, हाँ जी, सेंड मी योर रिस्पॉन्सेज प्लीज। All right, finally we are moving on to the next question after a lot of discussion. कोई एक आसान क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारी ईगो थोड़ी सी बूस्ट हो जाए. It says the diagram shows a light dependent resistor LDR and a thermistor forming a potential divider. मुझे कैसे पता potential divider है जी? ये एक सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट में वोल्टेजेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. ठीक है जी, all right. Under which set of conditions will the potential difference across the thermistor have the greatest value? थर्मिस्टर, ये थर्मिस्टर है, थर्मिस्टर सर्किट सिंबल्स आपको याद करने जरूरी होते हैं. R is inversely proportional to temperature is for thermistor. You want the thermistor to have the greatest value. रेजिस्टेंस हाईएस्ट होनी चाहिए तो टेम्परेचर सबसे कम होना चाहिए. ओके, ये हो सकता है और ये हो सकता है. ऑल्सो इसके साथ जो डिवाइस लगी है ना वो है एक LDR. रेजिस्टेंस ऑफ द LDR इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लाइट. You want the LDR to get the least voltage. In that case, LDR की रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए, और रेजिस्टेंस कम सिर्फ तब होती है जब लाइट ज्यादा होती है. तो इल्यूमिनेशन यानी रोशनी ज्यादा होनी चाहिए और टेम्परेचर लो होना चाहिए. करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का बी बनना चाहिए था. हाँ जी, बी ही है. Okay, that was kind of easy. Moving on to the next question. Let's see. Let's see this. ये क्या कहता है? The diagram shows the same cell, ammeter, potentiometer, and fixed resistor connected in different ways. Okay, यहाँ पर ये जो resistor है, this behaves like a variable resistor. Okay, ये जो X में है, यहाँ पर भी देखिएगा करंट, और सुने, करंट यहाँ तक आता है, फिर करंट ये देखता है कि मुझे ये बाकी रेजिस्टर में से गुजरने की जरूरत नहीं, करंट यहाँ से गुजर के ऐसे जा सकता है, क्योंकि ये एक लोअर रेजिस्टेंस वाला रास्ता करंट को मिल जाएगा. फिर से सुनिएगा ये बात जो मैं कर रहा हूँ. बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होता हुआ आता है, इस पॉइंट तक पहुंच के ना करंट देखता है मेरे पास ये रास्ता है जिसमें आगे और रेजिस्टेंस है, या फिर इसको अवॉइड करके करने के लिए ये एक रास्ता हमारे पास गिवन है. तो करंट वो वाला रास्ता इख्तियार करना प्रेफर करता है जिसमें कम या कोई रेजिस्टेंस ना हो. ठीक है जी, ओके. फिर उसके बाद जरा ये वाई वाला सर्किट देखते हैं. ये पॉजिटिव टर्मिनल है, करंट इधर तक पहुंचता है. अब करंट देखें जी, लेफ्ट साइड को तो जा नहीं सकता क्योंकि लेफ्ट को तो कोई रास्ता ही नहीं है. करंट फिर इस रेजिस्टर में से गुजरता है, मूव करता हुआ आगे जाता है, इस रेजिस्टर से गुजरता हुआ बैटरी तक चला जाता है. दैट मीन्स ये जैसे जैसे डी बढ़ेगा वैसे वैसे ये वाला रेजिस्टर सर्किट से बाहर ही होता जाएगा, और जैसे जैसे ये डी कम होगा, दैट मीन्स ये मूवेबल टर्मिनल यहाँ कहीं लेके आएंगे, तो करंट विल बी फोर्स टू पास थ्रू दिस रेजिस्टर मोर. इन दैट केस मोर पार्ट ऑफ द रेजिस्टर विल बिकम पार्ट ऑफ द सर्किट. ओके, हमसे कहते हैं फॉर विच टू सर्किट्स विल द ग्राफ बी आइडेंटिकल टू ईच अदर. फॉर विच टू सर्किट्स द ग्राफ विल बी आइडेंटिकल टू ईच अदर. देखते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल था. डब्ल्यू वाले सर्किट को एक दफा फिर से देखते हैं. ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, करंट यहाँ से फ्लो होता हुआ आता है, करंट फ्लोज थ्रू दिस, ओनली दिस मच पार्ट रेजिस्टर. जैसे जैसे डी बढ़ेगा वैसे वैसे करंट विल हैव टू पास थ्रू मोर ऑफ दैट रेजिस्टर. इसी तरह जैसे जैसे यहाँ पर ये डी बढ़ेगा वैसे वैसे करंट विल बी फोर्स टू पास थ्रू मोर ऑफ दैट रेजिस्टर. इसका मतलब है ये डब्ल्यू और एक्स जो है ना, ये तो दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल रेजिस्टर हैं.
वाई में क्या मसला था, जैसे जैसे ये डी बढ़ेगा, दैट मीन्स ये टर्मिनल यहां जाकर अटैच होगा, वैसे वैसे करंट विल हैव टू पास थ्रू लेस ऑफ द रेजिस्टर। तो ये तो फंक्शनैलिटी उल्टी हो चुकी है। तो और जी में देख लेते हैं क्या है। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, करंट यहां तक जाता है। ओके, करंट इज पासिंग थ्रू दिस मच रेजिस्टर, देन कमिंग थ्रू दिस पोर्शन, कमिंग बैक टू द नेगेटिव टर्मिनल। इसमें तो ये रेजिस्टर इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। ओके, ये बात तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इसमें जो डी है ना, ये डी आगे या पीछे कर देने से ना इस वाले रेजिस्टर का तो कोई इस्तेमाल ही नहीं सर्किट में आ रहा है, क्योंकि करंट इस रास्ते से फ्लो होता हुआ वापस नेगेटिव तक चला जाता है। फॉर विच टू सर्किट्स विल द ग्राफ्स बी आइडेंटिकल? तो डब्ल्यू और एक्स में ही एक जैसे ग्राफ्स बनते थे। ठीक है जी। तो द डिस्टेंस डी बिटवीन स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इन पर्टिकुलर एंड, द करंट मेजर्ड इज देन प्लॉटेड अगेंस्ट द डिस्टेंस डी, फॉर विच टू सर्किट विल द ग्राफ बी? देखो करंट जो है ना वो तो टोटल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अब टोटल रेजिस्टेंस जो है वो डब्ल्यू और एक्स में करंट इज बीइंग फोर्स्ड थ्रू टू पास दिस रेजिस्टर, जबकि जी वाले सर्किट में ना वो जो रेजिस्टर बाहर लगा हुआ था वो सर्किट में इस्तेमाल ही नहीं हो रहा था, तो वहां तो करंट बहुत ज्यादा होगा क्योंकि वहां रेजिस्टेंस कम है। इसलिए कोई भी ऐसी ऑप्शन नहीं चूज कर सकते जिसमें वाई भी आता हो जी भी आता हो। दैट लीव्स अस विद डब्ल्यू एंड एक्स ओनली। जी, send me your messages please. All right, moving on to the next question. This says, what is the current in the 40 ohm resistor of the circuit? ये कैसा सवाल है? ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, करंट ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ तक आता है। अब ना ये देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो मैं तो जरा अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ, तो मैं एक दफा फिर से एक सर्किट बना लेता हूँ। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, करंट यहाँ से आता है, इस पॉइंट तक पहुंचता है, ये अभी तक ये पॉइंट बना है। फिर आगे दो ब्रांचेस हैं, तो मैं दो ब्रांचेस बना लेता हूँ। ये है 20 ओहम्स का, फिर 20 के बाद करंट फ्लो होके इस वाले 20 से गुजरेगा। ओके, और ये भी एक 20 है, और करंट इसमें से गुजरने के बाद इस 20 में से गुजरता है। ओके, ये सारे 20 20 के ही लगे हुए हैं। और फिर दो ऊपर वाले दो 20s के बीच में और नीचे वाले दो 20s के बीच में एक 40 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है। तो ये देखो मैंने ऐसे सर्किट रिकंस्ट्रक्ट कर लिया। हमसे कहते हैं व्हाट इज द करंट इन द 40 ओम रेजिस्टर ऑफ द सर्किट शोन। अच्छा, लेट्स से ये नीचे वाला 10 वोल्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर वाले 20 हैं और जो नीचे वाले 20 हैं दोनों में 10 10 वोल्ट इस्तेमाल हो जाने चाहिए। ओके, दोनों में 10 10 वोल्ट इस्तेमाल हो गए। करंट ऐसे ऊपर जब जाता है, यहाँ से करंट ऐसे ऊपर जाता है तो उसके पास अभी 20 वोल्ट, सॉरी 10 वोल्ट्स हैं। और करंट जब यहाँ से ऐसे नीचे जाता है तब उसके पास भी 10 वोल्ट्स हैं। ऊपर पहले करंट 20 में से गुजरता है, नीचे भी करंट 20 में से गुजरता है। वोल्टेजेस भी सेम है, रेजिस्टेंसेस भी सेम है। इसका मतलब ये है कि करंट के पास एक जितना ही वोल्टेज बाकी बचेगा इन दोनों पॉइंट्स एक्स और वाई पे। ऊपर भी 20, नीचे भी 20, आगे भी 20, नीचे भी आगे 20। उसका मतलब ये होगा कि ये 10 वोल्ट इन दोनों 20 में यूज होने हैं और 10 वोल्ट ये नीचे वाले दोनों 20 में यूज होने हैं। तो एक्स और वाई पे तो इक्वली वोल्टेज बाकी बचेगा। 5 वोल्ट इस 20 में यूज हो गए और 5 वोल्ट अगले 20 में यूज हो गए। ओके, तो इसका मतलब है एक्स और वाई के दरमियान तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। डिफरेंस तब क्रिएट होता है जब एक रेजिस्टेंस किसी और वैल्यू की होती। देखो, जब सीरीज में ऐसे लगे होते हैं दो रेजिस्टर, हम जितना वोल्टेज यहाँ से प्रोवाइड करते हैं 10 वोल्ट, अगर दोनों रेजिस्टर आइडेंटिकल हैं तो 5 वोल्ट इसको मिलते हैं, 5 वोल्ट ही इसको मिलते हैं। मतलब करंट जब पहले में से गुजर जाता है तो बाकी पीछे आगे 5 वोल्ट ही बचता है ना। तो यही बात मैंने यहाँ पर अप्लाई की है। ऊपर वाले दोनों रेजिस्टर्स एक जितनी रेजिस्टेंस के हैं, दोनों को मिला के 10 मिलने हैं, यानी कि पहले में 5 यूज हो गए तो एक्स वाले पॉइंट पे 5 वोल्ट बाकी रह गए ना। इसी तरह नीचे वाली ब्रांच में दोनों रेजिस्टर 20 और 20 के लगे हुए हैं। 10 वोल्ट लेकर अंदर घुसा, 5 वोल्ट पहले रजिस्टर में इस्तेमाल हो गया, तो वाई वाले पॉइंट पे 5 वोल्ट बाकी बचेंगे, क्योंकि अगले को 5 देने ना। तो 5 और 5 में जो डिफरेंस है वो 0 वोल्ट्स का है। तो इस सवाल का जवाब ए होना चाहिए। ए शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्लीज सेंड मी योर रिस्पॉन्सेज, टेल मी इज एवरीथिंग ओके। ऑलराइट, लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन एंड विल कॉल इट ऑफ। ये थोड़ा सा आसान लग रहा है, जरा छोड़ के आगे चलते हैं, देखते हैं कोई अच्छा सा क्वेश्चन मिल जाए। ये भी मैंने सर्कल किया हुआ है।
चलो ये देख लेते हैं, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 38, ये देखते हैं क्या कहता है। फोर रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर, 2R, 3R एंड 4R। अच्छा, connected to form a network. A battery of negligible internal resistance and a voltmeter are connected to the resistor network. Voltmeter reading is 2 volt. What is the EMF of the battery? ये तो आसान सा लग रहा है थोड़ा। चलो सर्किट रिकंस्ट्रक्ट करके देख लेते हैं। यहाँ से करंट आता है, तो करंट दो पार्ट्स में स्प्लिट होता है, तो मैं इसको एक जंक्शन बनाता हूँ। यहाँ पर लगा है 4R, और फिर ये 3R, 2R और R, ये दोनों तीनों इस तरह से एक दूसरे के साथ सीरीज में लगे हैं, बट इन अ डिफरेंट ब्रांच। ओके, ये 2R है, ये 3R था, ये 1R है। ओके, अब से कह रहे हैं द वोल्ट मीटर रीडिंग। अच्छा, इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, और उन्होंने बताया कि इसकी 2 वोल्ट्स हैं। अच्छा जी, अगर वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, अगर ये 2R को 2 वोल्ट्स मिल रहा है, तो इसका मतलब है ये 1R को फिर 1 वोल्ट मिलेगा। इसका मतलब है ये 3R को फिर 3 वोल्ट्स मिलेगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी यूज किया है, जहां रेजिस्टेंस डबल वहां वोल्टेज डबल, जहां रेजिस्टेंस हाफ वहां वोल्टेज हाफ, जहां रेजिस्टेंस 3 टाइम्स वहां वोल्टेज 3 टाइम्स। ओके, तो इस नीचे वाली ब्रांच में जो टोटल वोल्टेज इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि सीरीज सर्किट में वोल्टेजेस तो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना, 1 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट, तो पता चला 6 वोल्ट। ये 4 वोल्ट इन तीनों के पैरेलल लगा है, इसको भी 6 वोल्ट मिलेगा, और बैटरी के अक्रॉस भी 6 वोल्ट ही होगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो करेक्ट आंसर इसका सी होना चाहिए। ठीक है, दैट वाज काइंड ऑफ इजी, एंटी क्लाइमैक्टिक था थोड़ा सा। चलो 36 ट्राई करके देख लेते हैं, ये क्या कहता है। In the circuit below, P is a potentiometer of total resistance. Okay, 10 ohms. And Q is a fixed resistor of resistance 10 ohms. The battery has an EMF, ये भी 10 वोल्ट का है, और ये भी 10 वोल्ट का है। A negligible internal resistance. Voltmeter has a very high resistance. Okay, ideal voltmeter है। The slider on the potentiometer is moved from X to Y, and a graph of voltmeter reading V is plotted against the slider position. ये वोल्टमीटर V जो है, ये तो टोटल 20 वोल्ट्स के अक्रॉस लगा हुआ ही है, आइदर वे, सॉरी 20 ओम्स के अक्रॉस लगा हुआ ही है। ये मेरे वोल्ट्स और ओम्स बड़े मिक्स हो रहे हैं आज। 20 ओम्स के अक्रॉस लगा हुआ है। ओके, that tells us that this voltmeter will not have any variation, because इस Y को आप ऊपर ले जाओ या नीचे ले जाओ, इस मूवेबल टर्मिनल को ऊपर ले जाओ या नीचे ले जाओ, voltmeter does not get attached across a different value of resistance। एक दफा से ये बात सुनिएगा, टर्मिनल यहाँ अटैच, मूवेबल टर्मिनल, इस मूवेबल टर्मिनल के ऊपर या नीचे मूव कर देने से वोल्ट मीटर के जो दो टर्मिनल्स हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों के दरमियान में अटैच्ड रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती। वोल्ट मीटर की रीडिंग तब चेंज होती है जब उसके दोनों टर्मिनल्स के दरमियान में रेजिस्टेंस कम या ज्यादा हो जाए। ओके, तो वोल्ट मीटर की तो पोजीशंस फिक्स्ड हैं, वोल्ट मीटर तो वेरी नहीं कर रहा। Okay, so that tells us that we need to choose an option जिसमें स्लाइडर पोजीशन को चेंज कर देने से वोल्टमीटर की रीडिंग पे कोई फर्क ना पड़ता हो। तो ऐसी तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो कैसा बेकार सा सर्किट, इसका तो कोई फायदा ही नहीं है। मूवेबल टर्मिनल को ऊपर करो या नीचे करो, वोल्ट मीटर के टर्मिनल्स के दरमियान में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इमेजिन करो यहाँ पे ना ऐसे करके एक लैंप लगाया हुआ है, लैंप को कॉन्स्टेंटली उतना ही वोल्टेज मिल रहा है जितना के सर्किट के अक्रॉस था, बस। जो अगर वोल्ट मीटर रीडिंग हमने चेंज करनी है ना, तो ये मूवेबल टर्मिनल वोल्ट मीटर के साथ ऐसे अटैच होना चाहिए था, ऊपर या नीचे मूव करते तो वोल्ट मीटर की रीडिंग चेंज होती थी। ठीक हो गया, चले। अपनी आज की डिस्कशन फिर हम यहीं पे यहाँ तक ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए अपने क्वेश्चंस मुझे भेजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में होपफुली इन आर नेक्स्ट लेसन हम इसमें कोई पेपर 2 के क्वेश्चंस इंक्लूड कर पाएंगे इलेक्ट्रिसिटी से। ऐसे ही है, अपने क्वेश्चंस मुझे जरूर